सभी बच्चों को नमस्कार। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। यानी कि मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी के एडवांटेजेस यानी कि बेनिफिट्स यानी कि लाभ क्या है। तो इट एक्सप्लेन्स दैट ओनली ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। यानी कि इस थ्योरी में हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है, तो इसके अंदर कैटलिस्ट की केवल स्मॉल क्वांटिटी की ही रिक्वायरमेंट होती। क्यों होती है? बिकॉज कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड अगेन एंड अगेन। क्योंकि इस थ्योरी में हमने पाया है कि जो कैटलिस्ट है वो अपने आप ही रिएक्शन होने के बाद रीजनरेट होता रहता है, जिसकी उसकी फर्दर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसके साथ साथ इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि इट हावेवर डजंट एक्सप्लेन satisfactory एक्शन ऑफ द प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स। और बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। ये जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं इनकी कुछ फीचर्स भी हैं। अब क्या क्या है अब हम उन्हें पढ़ेंगे। तो इसी में फर्स्ट है एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी क्या होती है? तो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ अ केमिजॉर्प्शन और केमिकल रिएक्शन। यानी इसका मतलब ये है कि जो कैटलिस्ट है ये उसकी एबिलिटी है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को कितना फास्ट कर देगा, कि वो कितना फास्ट कर देगा। इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं, जैसे ये कि एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन टू ए लार्ज एक्सटेंट। कि इसमें जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है किस चीज पर? केमिजॉर्प्शन, कि वो कितने एक्सटेंट में हो रहा है। सेकंड ये है कि द रिएक्टेंट्स मस्ट गेट एड्जॉर्ब रीजनेबली, कि जो रिएक्टेंट्स है वो कैटलिस्ट के सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाएं स्ट्रॉन्गली ऑन टू द कैटलिस्ट टू बिकम एक्टिव। इतने स्ट्रॉन्गली हो जाएं कि वो कैटलिस्ट एक्टिव हो सके, बट नॉट सो स्ट्रॉन्गली दैट दे आर इमोबिलाइज्ड। लेकिन इतने भी स्ट्रॉन्गली टाइटली हेल्ड ना हो कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट्स के फिर उनमें कोई मोशन ही ना रहे, वो कोई रिएक्शन ही ना कर सकें। तो मीन्स ये है कि रिएक्टेंट्स ने कैटलिस्ट के सरफेस पर एड्जॉर्ब तो होना है और एक केमिकल बॉन्ड बनाना है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं कि फर्दर मोशन ना हो सके। कैटलिस्ट एक्टिविटी इसमें ये भी एक थोड़ा कि जो कैटलिस्ट एक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम ग्रुप फिफ्थ टू ग्रुप 11, जो कि मेटल्स हैं। यानी कि ग्रुप 5 से लेके ग्रुप 8 तक कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज करती है। लेकिन जो ग्रुप 7, 8 और 9 है, ग्रुप 7 और 8 और 9 के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 2 जो हम पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ अ सॉलिड कैटलिस्ट। तो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है अब सिलेक्टिविटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैटलिस्ट का कि सिलेक्टिविटी एक्चुअल में क्या है। तो जैसे हम एक एग्जांपल दे दें कि जिस तरह से जैसे हम एक क्वेश्चन पेपर सेटअप करते हैं और सपोज 20 स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। अब हम सभी को सेम क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जब आंसर शीट्स आती हैं, उनकी जो स्क्रिप्ट्स मिलती है हमें, उसमें सबके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सभी का एक सिलेक्टिव वे है टू आंसर द क्वेश्चंस। या यूं कह लो कि जब हम किसी शोरूम में जाते हैं तो हम 2-3 दोस्त मिलकर चले गए, तो उसमें हमने अब हम शर्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो रहा है, तीनों के तीनों अलग अलग शर्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये उनकी सिलेक्टिविटी कहलाती है। तो ऐसे जो कैटलिस्ट है उसमें भी एक एबिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिविटी। अब ये क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू इल्ड ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यानी कि ये कैटलिस्ट की ही एबिलिटी होती है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। यानी कि किसी भी रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा ये कहाँ से डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होता है उस रिएक्शन के कैटलिस्ट से। वो कैटलिस्ट ये डायरेक्ट करता है कि किस टाइप का या क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनना है। इसके हम एग्जांपल देखेंगे। इसके 3 एग्जांपल हैं।
उनसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं जो 3 रिएक्शंस हैं, इन तीनों रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाइहाइड्रोजन, तो तीनों के अंदर जब हम देख रहे हैं तो तीनों में ही हमने सेम रिएक्टेंट्स लिए हैं। क्या लिए हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। और अब हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर मिथेनॉल वाटर बना, इसमें मिथेनॉल बना, इसमें फॉर्मल्डिहाइड बना। तो ये क्या, जब हमारे पास रिएक्टेंट सेम है लेकिन प्रोडक्ट्स डिफरेंट बन रहे, तो कैसे हुआ? तो अब हमने देखा कि जो इसमें कैटलिस्ट यूज किया गया, इसमें निकेल यूज किया गया, इसमें कॉपर के साथ जिंक ऑक्साइड यूज किया गया, इसमें केवल कॉपर यूज किया गया। तो क्या पाया कि जब सेम रिएक्टेंट्स में डिफरेंट कैटलिस्ट यूज किए गए तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने। सेम रिएक्टेंट्स में डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करने पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यही प्रोसेस कहलाता है सिलेक्टिविटी। द डिफरेंट कैटलिस्ट्स फॉर ए सेम रिएक्टेंट्स yield डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिविटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। अब इस पे ध्यान देंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी है बिल्कुल। तो ये होता क्या है? द कैटालिसिस दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट and the size of the reactant and product molecules is called shape selective catalysis। यानी कि इस कैटालिसिस के अंदर, यानी कि ये कैटालिसिस डिपेंड करता है जो पोर स्ट्रक्चर है कैटालिस्ट का उस पर, और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट्स हमने यूज किए और जो प्रोडक्ट्स इसमें बनेंगे उनके साइज पर। फिर से सुने, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस डिपेंड करता है दो बातों पर। कौन सी दो? फर्स्ट, पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के सरफेस पे जो पोर्स होते हैं जो रिएक्टेंट को अपने सरफेस पर बाइंड करते हैं, जोड़ते हैं। एंड सेकंड, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का साइज, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम ये हनीकॉम्ब, इसको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, माने मधुमक्खी का छत्ता। तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते में पोर्स होते हैं और मधुमक्खियां अपने अपने पोर के अंदर एंटर करती हैं, तो ठीक इसमें भी ऐसे ही होता है। जो कैटलिस्ट के सरफेस पर पोर्स हैं तो रिएक्टेंट इन पोर्स के अंदर एंटर करते हैं, वहां पे ये कैटलिस्ट के सरफेस पर बाइंड यानी कि जुड़ जाते हैं, और फिर वहां एक केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही वहां प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसीलिए इसको शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल है जियोलाइट्स। अब जियोलाइट्स होते क्या है? तो ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा हाइड्रोजन चैप्टर में। इसके अलावा भी यहाँ पे भी एक इसके बारे में दो चार बातें हैं कि जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स, यानी कि बहुत ही इनके अंदर जो पोर्स होते हैं बहुत ही माइक्रोपोर्स होते हैं, और ये एल्यूमिनोसिलिकेट्स, एल्यूमिनियम और सिलिकेट्स के बने होते हैं, जिनका एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम और सिलिकेट आपस में बॉन्डेड होते हैं। ये जो जियोलाइट्स होते हैं दे आर फाउंड नेचुरली और सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, यानी कि नेचर में पाए भी जाते हैं जैसे केमिकल कंपाउंड्स मिलते हैं, और इसके अलावा इनको हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। तो ये नेचुरल भी हैं और ये सिंथेसाइज भी होते हैं। इसका एक एग्जांपल है ZSM5। इसका एग्जांपल है ZSM5 जियोलाइट सीव ऑफ मोलेकुलर पोरोसिटी 5। इसको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जहां पे ये अल्कोहल को डायरेक्ट पेट्रोल या गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ZSM5 जो कि एक जियोलाइट कैटलिस्ट है और जिसका यूज याद रखें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में होता है। किस लिए होता है? जहां पर ये अल्कोहल को डायरेक्ट पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है। ओके बच्चों, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो YouTube चैनल पर जाके आप इसको इसमें कमेंट कर सकते हैं,
लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।